हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। मुकालमे की एक और एपिसोड में खुशामदीद, जहां हमारे साथ हैं बेहद अहम शख्सियत, मारूफ फिक्शन निगार, रिसर्चर और ओपिनियन लीडर डॉक्टर शहनाज शोरो साहिबा। कैसे मिजाज हैं आपके डॉक्टर साहिबा? मैं ठीक हूँ इकबाल, आप सुनाइए कैसे हैं। मैं बिल्कुल खैरियत से हूं और मैं देखने वालों को ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहिबा से मेरी मुलाकात लगभग एक अशरे बाद हो रही है। डॉक्टर शहनाज से मेरी मुलाकात हुई थी अब से 10 बरस पहले या 11 बरस पहले एस एम साइंस कॉलेज साइंस। में, जहां वो शुबा अंग्रेजी से वाबस्ता थी, तदरीस से मुतालिक थी। और तब भी हम एक इंटरव्यू के लिए मिले थे और आज फिर एक और इंटरव्यू के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। You see how time flies by. जी हाँ, खासा अर्सा हो But you गया। are still the same handsome young man as I found you 10 years back. ओके, शायद कराची के जो तल्ख हालात हैं उनका मैंने कम असर लिया। अच्छा, डॉक्टर साहिबा से मुतालिक मैं अपने देखने वालों से कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहिबा का प्रोफाइल बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ चीजें मुख्तसरन 9 किताबें डॉक्टर साहिबा की आ चुकी हैं। जो मेरी दिलचस्पी का महवर था जब मैं इनसे मिला था वो थी फिक्शन निगारी। 2 अफसानवी मजमू है डॉक्टर शहनाज के, जिनमें जहां काट थी वहीं उनमें फिक्री गहराई भी थी। एक मज़ामीन का मजमूआ आ चुका है। इसके अलावा आपने तराजिम किए हैं, बहुत अहम काम, ट्रांसलेशन। 3 किताबों की शक्ल में वो हमारे सामने आए तराजिम। 3 किताबें आपने अंग्रेजी जबान में लिखी, जो कि अंग्रेजी अदब आपका मौजू था तदरीस से जब आप वाबस्ता थी पाकिस्तान में भी। और वो तीनों किताबें शाये हुई हैं, बैरून मुल्क से ही शाये हुई। अगर मैं गलत नहीं हूँ, कैम्ब्रिज स्कॉलर पब्लिशर्स ने उन्हें शाये किया। और डॉक्टर साहब ने अपनी जो पीएचडी का मरहला है वो बरतानिया से तय किया, यॉर्क यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बहुत ही अहम मौजू ऑनर किलिंग, जिस पे हम बात भी करेंगे आज। जरूर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप, जब मैं आपसे 10 बरस पहले मिला था एक इंटरव्यू के सिलसिले में, उसके बाद आप रिसर्च के लिए बैरून मुल्क गई। इस बरतानिया में आपका वक्त गुजरा और फिर आप जाती हैं अमेरिका, कनाडा। इस वक्त आप कनाडा में मौजूद हैं। तो ये वबा के दिन हैं, तो वबा के दिनों में कैसे आपका वक्त गुजर रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप कराची से बात कर रहे हैं, मैं यहाँ टोरंटो से बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पाकिस्तान कराची आकर फिर जो है वो अपने लोगों के दरमियान हूँ। सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं एक बहुत ज्यादा सोशल पर्सन कभी भी नहीं रही, तो जाती तौर पर तो मुझे इस वबा ने कोई बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं किया। छोटी उम्र से ही मेरा किताब के साथ रिश्ता जुड़ गया, तो अब ये बड़ा अच्छा मुझे मौका मिला है कि मैं किताबें पढ़ रही हूँ। ड्यूरिंग द पीएचडी रिसर्च ये मसला हो गया था कि मैं अदब से बहुत दूर हो गई थी, क्योंकि उस वक्त जो मेरे सब्जेक्ट थे वो वुमेन्स स्टडी और फेमिनिज्म की तरफ मेरा रुझान ज्यादा था और मैं उसे पढ़ना चाहती थी, समझना चाहती थी, रिसर्च मकाला लिखना चाहती थी। अब मेरे पास ढेर उर्दू अदब जमा हो चुका है और इस दौरान जो है वो अंग्रेजी अदब के बेशुमार तराजिम भी आ गए हैं। तो मैं फोकस कर रही हूँ कि जो मेरा ये गैप था रीडिंग का, राइटर के लिए जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये किताबें मेरे सिरहाने रखी होती हैं और मेरा ज्यादातर वक्त मुताले में सर्फ होता है। तो वबा के दिनों में डॉक्टर साहबा कर रही हैं मुतालिया, और हम बहरहाल डिप्रेशन का शिकार हैं। इस पे हम फिर बात करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, चूंकि पहला तो मेरा आपसे ताल्लुक बतौर फिक्शन निगार ही था। आपके काटदार अफसाने, जिनमें फिक्री गहराई भी थी, उन्होंने हमें मुतासिर किया और हम देखा करते थे आपको, कोशिश करते थे आपको फॉलो करने की। तो अब आप ये बताइए कि अगर आप एक अशरे से बाहर हैं, आपने उर्दू जबान में लिखा, तो अब आप क्या देखती हैं हमारे अदब में? जब आप वहां जा चुकी हैं, वहां का तजुर्बा भी आपके पास है, क्या खामी है, क्या कमी है, और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, अब ये है कि जब आप कहते हैं हमारा अदब, तो क्या आप आपकी मुराद पाकिस्तान में लिखा जाने वाला उर्दू अदब है? क्योंकि अ, पाकिस्तान में तो कई जबानों में लिखा जा रहा है। बिला शुबा यकीनी तौर पे हम पाकिस्तानी अदब की अगर बात करें। पाकिस्तानी अदब जो उर्दू अदब है, लिखा जा रहा है, बदस्तूर लिखा जा रहा है, अच्छा लिखा जा रहा है, हम्म। अच्छे नॉवेल आ रहे हैं। आपके 2 नॉवेलिट्स बड़े उम्दा, बड़े बहुत शानदार। शुक्रिया। उसके साथ मुझे काशिफ रजा का नॉवेल जो वो चार दरवेश और कचवा, क्या काशिफ का अच्छा नावल नॉवेल है। बहुत चर्चा है वो उसका। ठीक है।
اور بہت ساری چیزیں مجھے ابھی فیصل آباد کی طاہرہ اقبال کا ناول نیلی وار پڑھنے کا موقع ملا. جی ہاں، تو طاہر اقبال. نیلی وار پہ میں نے تبصرہ بھی لکھا. بے شمار اچھے ناولز آ رہے ہیں, بہت اچھے ناولز آ رہے ہیں, لیکن میں اردو ادب کو 3 حصوں میں جو ہے وہ مطلب وہ تقسیم کرتی ہوں. ایک اردو ادب جو پاکستان میں لکھا جا رہا ہے, ایک اردو ادب جو ہندوستان میں لکھا جا رہا ہے, اور وہ جو بیرون ملک مقیم لوگ لکھ رہے ہیں. تینوں میں بڑا فرق ہے. پلیز وہ فرق واضح کریں. فرق واضح یہ کہ ہندوستان میں جو ادب لکھا جا رہا ہے وہ اپنی زمین سے اتنا جڑا ہوا ہے, کیونکہ دیکھیے اردو زبان وہیں پیدا ہوئی, وہیں پھلی پھولی, وہیں پنپ رہی ہے. تو وہ جو لٹریچر وہاں سے جو آتا ہے اس کے اندر جو فورس ہے, جو قوت ہے, جو طاقت ہے, وہ مجھے پاکستانی ادب میں کم دکھائی دیتی ہے. پاکستانی ادب زیادہ تر مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی زندگی کا عکس زیادہ ہے, اور ہندوستان میں یہ فرق جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کا جو کینوس ہے ادب کا وہ زیادہ وسیع ہے, اس کی اونرشپ ہے. ادب میں اونرشپ ہونا بہت ضروری ہے. برطانیہ کا ادیب جب لکھتا ہے اور میں اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی جڑت اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہر چیز کو اون کر کے لکھ رہا ہے. خیالات ہوں, تصورات ہوں, لوگ ہوں, کردار ہوں, بود و باش ہو, پوری طرح وہ اس میں حاوی, مطلب اس میں ایک ایسا, میں آپ سے کہوں کہ وہ مکمل طور پر اس کے اندر جا کر پوری گہرائی کے ساتھ چیزوں کو باہر لے کر آتا ہے, اور وہ ادب ہم پر بڑا اثر چھوڑتا ہے. تو اثر پذیری پاکستانی ادب میں مجھے اتنی زیادہ نظر نہیں آتی جتنی کہ ہندوستان میں لکھے جانے والے ادب میں نظر آتی ہے. یہ میری رائے ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو. آپ فرما رہی ہیں کہ جو ہندوستان میں ادب لکھا جا رہا ہے اس میں ایک قوت ہے, آنرشپ ہے, اثر پذیری ہے, اور پاکستانی ادب جو آپ کے سامنے آتا ہے وہ ذاتی تاثرات پر مبنی ہے. جو تیسری کیٹیگری ہے, تیسرا خانہ, جو دیار غیر میں, یعنی کہ ہم بات کرتے ہیں عرب ممالک میں یا یورپ میں پاکستانی مقیم ہے یا اردو لکھنے والے مقیم ہیں, ان کے ادب پہ بھی آپ کی نظر ہے. تو یہ بھی بتائیے گا کہ اسے آپ نے کیسا پایا؟ یہاں جو اس وقت میں نارتھ امریکہ میں ہوں, تو نارتھ امریکہ میں زیادہ تر شاعر مجھے ملتے ہیں, افسانہ نگار ناولسٹ تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, اردو والوں کی میں بات کر رہی ہوں. ویسے تو یہ بنیادی طور پر نارتھ امریکہ جو ہے وہ یہاں پر ادب ایک یوں سمجھیے کہ پرائیورٹی کا حصہ نہیں ہے. بالکل. میں ان 6 برسوں میں نے صرف 2 افراد کے ہاتھوں میں کتاب دیکھی ہے باہر. اچھا, میں برطانیہ سے جب آئی تو اس چیز نے مجھے شوق میں مبتلا کیا. برطانیہ کا کلچر کیا ہے کہ اگر ماں باپ بچے کو ویکینڈ پر بھی لے کر جا رہے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کتاب تھمائیں. آپ بس میں سفر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ڈرائیور ہے بس کا, اس نے بھی سائڈ میں کتاب رکھی ہوئی ہے, اور بڑا مزہ آتا تھا مجھے دیکھتے ہوئے کہ جب جیسے ہی بس وہ کہیں روکتا تھا تو فوراً وہ کتاب کھول لیتا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد رکھتا تھا. تو یہاں جب میں آئی تو میں نے دیکھا کتاب کلچر نہیں ہے. I was so saddened. میں نے کہا یہ تو بہت برا ہوا. تو 2 افراد کے ہاتھ میں جب میں نے کتاب دیکھی تو میں گئی ان کے پاس کہ آپ لوگ کتاب پڑھیں, بہت اچھا لگ رہا ہے, مجھے تعارف تو کروائیے. تو ایک صاحب ملے مجھے کیوبا کے اور دوسرے مجھے ملے رشیا کے, ٹھیک ہے. لیکن نارتھ امریکہ یوں خوش بخت ہے کہ جو پاکستانی مائگریٹ کر کے آئے ہیں, ہندوستانی مائگریٹ کر کے آئے ہیں, وہ اردو ادب سے بہرحال جڑے ہوئے ہیں. یہاں کینیڈا میں بڑی اچھی فضا ہے ادب کی, لیکن شاعری ہو رہی ہے, اچھی شاعری ہو رہی ہے, معیاری شاعری ہو رہی ہے. بہت اچھے شاعر ہیں ہمارے پاس, اشفاق حسین ہیں, نسیم سید ہیں, عرفان ستار ہیں, رشید ندیم ہیں. پھر آپ کہیں گے فکشن, تو میں کہوں گی فکشن تو نہیں لکھا جا رہا. بلند اقبال کہانیاں لکھ رہے ہیں, اور شاید میں کہانیاں لکھ رہی ہوں, باقی مجھے نہیں. اور لیکن جو تھوڑی سی الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم 30 سالوں سے 40 برسوں سے جو لوگ رہ رہے ہیں نا, ان کا بھی محور اور مرکز بہرحال پاکستانی ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ باہر جہاں بھی آپ جائیں, فار ایگزامپل میں یہ کہتی ہوں کہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہاں سے کہانی آپ پک کریں. کہانیاں دنیا میں ہر جگہ ہیں, وہاں کی جو ایک زندگی ہے اسے بھی آپ اپنے اردو والے قارئین کو جو ہے وہ دیں کہ یہ امریکہ میں ہو رہا ہے, یہ برطانیہ میں ہو رہا ہے, یہ کینیڈا میں ہو رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ کا جو سلسلہ تھا فکشن لکھنے کا, وہ آپ کی ریسرچ کی وجہ سے بہت اہم موضوع پہ آپ نے تحقیق کی, اور جو آپ کا سفر رہا اس کی وجہ سے متاثر ہوا, کہانیاں لکھنے کا سلسلہ کم ہوا,
तबसरे ज्यादा हुए, कॉलम्स लिखती रही आप, हम उन्हें पढ़ते रहते हैं, या कहानियों का सिलसिला उसी तरह जारी है और जल्द कोई किताब हम तक पहुंचेगी? इकबाल, तीनों चीजें मुतासिर हुई, मज़ामीन लिखने भी मुतासिर हुए और नॉवेल पढ़ने के बाद जाहिर है जब मैं उस पर अपनी राय लिखती हूँ, तनकीद तो मैं उसको नहीं कहूंगी, लेकिन जो मेरे व्यूज बनते हैं वो सब, और इसके साथ साथ कहानी लिखना बहुत मुतासिर है। इन 5 वर्षों में सिवाय पीएचडी के थीसिस के मैं कुछ नहीं कर सकी, लेकिन चूंकि बुनियादी तौर पर मैं फिक्शन निगार हूँ, तो जैसे ही मुझे वहां से जो कहानियां मिलती थी या जो कहानियां मैंने इस जमीन से पिक की, तो मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने फौरी तौर पर उनको जो है वो लिखना शुरू कर दिया। फिर इस दौरान सोशल मीडिया आ गया तो लोगों का मुझसे राब्ता रहा। मुझे अपने मुमताज शेख साहब लोह वाले, उन्होंने ताबुन मेरे साथ ये किया कि भाई कहानी लिखिए, भेज दो, मैं शाया कर देता हूँ। तो जितने भी मेरे पास कहानियों के प्लॉट थे मैंने वो सारी कहानियां लिखी, और मेरा ख्याल है उसके बाद भी पीएचडी के बाद मेरी कोई 8-10 कहानियां आ चुकी हैं। यानी कहानियों का सफर जारी है, और जाहिर सी बात है हम आपकी कहानियों से ही मुतासिर हैं और मोहब्बत करते हैं। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया की आमद के बाद जो एक तस्वुर उभरा है राय आमा के नुमाइंदे का, ओपिनियन लीडर का, उसमें हम देखते हैं कि आपका ओपिनियन बहुत कुव्वत के साथ हमारे सामने आता है और हमारी नई नस्ल और आपके जो हमअसर हैं उन्हें भी मुतासिर करता है। और अब आप लाइव सेशंस भी कर रही हैं, तो इस तजुर्बे के बारे में कुछ फरमाएं। देखिए, मैं तो आई एम अ बिग फैन ऑफ सोशल मीडिया। उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप अपने अल्फाज की ओनरशिप लेते हैं। सही। ठीक है। इससे पहले हम जिन लोगों को बहुत ज़हीन, बहुत फतीन इसलिए समझा करते थे कि हम तो खामोश रहते थे, हम उन्हें स्क्रीन पर देखा करते थे, वही लोग अब हमारे सामने आकर जो उनका ओपिनियन था या जो उन्होंने राय आमा एक बनाई थी अपने हक में, आके मौजरतें करते हैं, अपने आप को जो है वो कंडेम कर रहे होते हैं कि हम गलत थे। तो क्या हुआ कि एक उसका ऑपोजिट बयानिया सोशल मीडिया ने हमें दिया कि जो लिखने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं, वो भी आए और दो टोक बात करें, वाज़ेह बात करें कि नहीं आपका बयानिया गलत था, असल बात ये है, हमें इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है। मैंने ये सोचा कि सोशल मीडिया पर मेरा रोल क्या होना चाहिए, क्या औरत मतलब बहसियत औरत मैं खामोश रहूं, मैं चुप रहूं, मैं उन मौजूआत पर बात ना करूं जो टैबूज हैं, या मैं सियासी तौर पर राय ना दूं कि भाई हो सकता है कि मेरी राय लोग पसंद न करें। लेकिन मैंने कहा नहीं, देखिए अगर आप तारीख में हक के साथ नहीं खड़े तो यू आर नो वियर। बहुत खूबसूरत बात मुझे जो हक लगता है, मुझे जो हक लगता है, मुझे जो दुरुस्त लगता है, ये मेरा मानना ये है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। इख्तलाफ हम सबका जमहूरियत में एक हक है। आप इख्तलाफ रखिए, आप मकालमा कीजिए, आप गुफ्तगू शुनीद के जरिए बात कीजिए। मुझे ऐसा लगेगा आप मुझसे बहुत दूर हैं और हम मुकालमा नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगी ठीक है, ये मेरे व्यूज है, वो आपके व्यूज है, आप अपना रास्ता लीजिए, मेरा ये रास्ता है। तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई थॉट्स। मैंने इसीलिए ऑनलाइन मैंने सेशन इसलिए किया है कि मैं ये चाहती हूँ कि एक तो हमारे लोग अदब से जुड़े रहे, दूसरा जो ओपिनियन साजी है उसमें अगर मैं कुछ किरदार अदा कर सकती हूँ, यानी एक वो बयानिया जो आपकी स्टेट को पसंद नहीं है, एक वो बयानिया जो हक के साथ है, जो सच के साथ है, अगर उसको एक बिल्टअप करने में मेरा कुछ एक रोल है तो आई विल डेफिनेटली प्ले दैट, एंड आई हैव बीन प्लेइंग दैट एज यू हैव मेंशन्ड। आप डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह ये काम कर रही हैं। लेकिन अभी आपने फरमाया कि बतौर औरत आपने ये सोचा कि आपकी आवाज जब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है सामने आनी चाहिए, और हम उससे बहुत कुव्वत के साथ आपके अल्फाज में, लिखे हुए अल्फाज में भी हमने उसे सुना, और अब आप लोग गुफ्तगू करती हैं। तो ये बताइए कि पाकिस्तानी औरत आप क्या देखती हैं आने वाले 2 अशरों में, उसके हकूक उसे मिलेंगे, उसके हालात में बेहतरी आएगी, या फिर ऐसा है कि औरत को आज़ादी मिली है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारों के साथ जो निसाई तहरीक है वो आगे बढ़ी है? क्या देखती हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, जब हम कहते हैं पाकिस्तान में औरत, तो इसका मतलब ये होता है कि हम 50% या 52% पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, अक्सरियत की। ठीक है, बिल्कुल। अब ये है कि आप कब तक 52% पॉपुलेशन को 49% पॉपुलेशन कब तक सप्रेस करेगी? अच्छा, फिर ये 49% पॉपुलेशन सप्रेस नहीं कर रही आएगी, लेकिन पाकिस्तान में कवानीन चेंज होने बहुत जरूरी है। कवानीन चेंज होने बहुत जरूरी हैं। बहुत जरूरी है।
स्टेट औरत के साथ खड़ी जब तक नहीं होगी दुनिया में, जहां भी आप देखें कि औरत बहैसियत इंसान कामयाबी से अपना सफर जारी रखे हुए है, वहां पर स्टेट औरत के साथ है। मेरी बेटी रात को 10 बजे सिनेमा से फिल्म देखकर आ रही है, तो मुझे मालूम है कि अगर किसी ने उसको घूर कर भी देखा तो उसके पास फोन में वो नंबर है कि वो डायल करेगी, और जहां बस स्टॉप है उस बस स्टॉप पर उसके लिए सपोर्ट खड़ी होगी, स्टेट की सपोर्ट खड़ी होगी, ठीक है ना। तो किसी की जरूरत नहीं अपने आप को मुश्किल में डाले। जो हैरेसमेंट औरत फेस कर रही है ना, इसका तोड़ निकालना सोसाइटी के हर मर्द की जिम्मेदारी है, हर औरत की जिम्मेदारी है। एवरीवेयर शी इज फेसिंग हैरेसमेंट। अच्छा, आपके ख्याल में मर्दों को भी वो किरदार अदा करना होगा कि वो औरत की सपोर्ट में सामने आए और उसके हकूक के लिए आवाज बुलंद करें, चूंकि बज़ाहिर ये एक पिदरसरी माशरा है और औरत के मुकाबले में मर्द जो है वो इख्तिदार में है हर जगह, जिंदगी के हर शोबे में। इकबाल, मैं तो कहती हूँ मर्द भी इतना मजलूम है हमारे माशरे में, ठीक है, कि मैं तो बल्कि मैं आजकल एक मजमून लिख रही हूँ कि ही टू, बहुत खूब, ही टू, मी टू, तो लेकिन मैंने कहा ना ही टू, हमको अब ही टू पर काम करना है। मर्द को जो एक रोल दिया गया है ना, इतना एक टाइट कंपार्टमेंट है आपकी सोसाइटी कि हम लोग जो है ना, ये थोड़ा सा हमारे अगर मुख्तलिफ व्यूज रखने वाला शख्स है ना, तो हम उसको बिल्कुल एक अलहदा करके टारगेटेड एरिया में उसको खड़ा कर देते हैं कि भाई ये कैसे सोच रहा है, ये क्या कर। खवातीन की तो बात ही छोड़िए, मर्द को कहा गया है कि उसको ये रोल प्ले करना है, गैरतमंद मर्द है, गैरतमंद मर्द है। उसकी अरे उसकी बहन बेटी जा रही है, अरे उसका सर नंगा है, ये कैसा मर्द है, अरे उसकी बेटी रात को 10 बजे घर आई है, ये कैसा मर्द है। तो मर्द को जो ये रोल दिया गया है ना, उसको निभाते निभाते मर्द भी टायर्ड हो गया है। अगर मर्द साथ दुनिया के जिन माशरों में आप देखिए कि औरत, जिसको मैं कहती हूँ आजाद औरत है, अपने व्यूज में आजाद है, अपने काम में आजाद है, अपनी सरगर्मियों में आजाद है, वहां पर मर्द उसके शाना बशाना खड़ा हुआ है। और शाना बशाना कैसे खड़ा होगा, आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, तो आपने कैटेगरी में उसको लॉक किया है ना कि भाई नहीं ये औरत है तो ये काम नहीं कर सकती है। भाई 11 साल का भाई है, 11 साल की बहन है, आप देखिए तो दोनों के आपने उसी वक्त जेंडर कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं। लड़की है, माँ के साथ काम कर रही होगी, झाड़ू लगा रही होगी, लड़का झाड़ू नहीं लगा सकता, लड़का बर्तन नहीं धो सकता। इक्वलिटी की बुनियाद पर जब तक मर्द और औरत दोनों नहीं सोचेंगे, वो मर्द भी हैं जो खवातीन के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, और वही आप देखिए कि तब्दीली आई है। अच्छा, अगर हम बात करें आपके हस्बैंड की, लगारी साहब, वो ब्यूरोक्रेसी से उनका ताल्लुक है लेकिन इल्म अदब से वो जुड़े हुए हैं और अदबी मेलों में, तकरीबात में भी हमने उनके इल्म से इस्तेफादा किया। तो वो आपका जो तख्लीकी सफर है, आपकी तख्लीकात हैं बिलखुसूस अफसाने, उन्हें पढ़ते हैं, अपनी राय देते हैं? Iqbal is a wonderful supporter and wonderful, friend of mine. अभी तक मैं जो कहती हूँ ना, हमारा हस्बैंड और वाइफ वाला जो रिलेशनशिप है, क्लासिकल रिलेशनशिप है ना, हम दोनों उस पर पूरे नहीं उतरते, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे याद है कि मुझे सफाई का क्रेज, जैसे कि फ्रीक नहीं होता, बिल्कुल ऐसे क्रेज हुआ करता था। तो मुझे अकबर का एक जुमला याद है, कहने लगी ये खिड़कियां और ये दीवारों की सफाई ना, ये तुम्हें अदब से बहुत दूर ले जाएंगे। और ये जुमला कहीं मुझे ठक करके लगा था। इट्स ओल्ड स्टोरी, लाइक 15 years बैक, ठीक है। अच्छा, तो मतलब सर्टेनली ही लाइक्स इट, लेकिन चूंकि वो नक्काद हैं, तनकीद उनका वस्फ है, और वो बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ते हुए उनसे राय लेती हूँ कि देखें ये नॉवेल पढ़ूं या ना पढ़ूं, ठीक है। तो मेरी कहानियों पर मैं नहीं चाहती कि वो इतनी राय दें, वो भी बड़े मोहतात रहते हैं, ठीक है। कभी शाया होती है तो नीचे एक दो जुमले देख लेती है, एक जुमले भी नहीं, 2 अल्फाज देख लेती हूँ, वेरी गुड, अलार्मिंग, क्योंकि मेरा ख्याल है वो भी घर का माहौल खराब नहीं करना चाहते होंगे। And honestly, I do not want him to say कि फिर ज़ाहिर है मैं कहूँगी नहीं, मैं लिख रही हूँ, आप कहानी लिखी तो आपको पता चले, हालांकि he has written a few stories as well, लेकिन बहरहाल वो नकाद है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं एक तनकीद निगार को मेरी अपनी कहानियां पेश करके कहूँ आबेल मुझे मार, तो नहीं, उनका मुतालिया वसी है और बहरहाल तनकीद उनका मैदान है, और आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, ये बताइए, कुछ हम थोड़ा सा जिंदगी के लाइटर साइड पे बात करते हैं। हर तख्लीककार का मुख्तलिफ जहद होती है, मुख्तलिफ शोबों में उसको दिलचस्पी होती है। तो फिल्मों में दिलचस्पी है, किस किस्म की फिल्में आपको पसंद हैं? बहुत ज्यादा। मेरी जिंदगी में आप कहना द पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, तो वो तो इंडियन सिनेमा है। तो कौन सा एक्टर, डायरेक्टर?
पुरानी फिल्मों में आप कहें तो मुझे सबसे बड़ा अदाकार राज कपूर लगता है, राज कपूर द बेस्ट, ठीक है। फिर वो अमिताभ के साथ जाहिर है हमारे एक वो जिसको सेंसिटिव एज होती है, टीन एज से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो आई लव दिस मैन, और उसकी जो मतलब अंदाज़े गुफ्तगू है, एक्टिंग है, मेरे लिए ही इज द बेस्ट एक्टर। और कोई डायरेक्टर जिसका काम आपको अच्छा लगा हो? डायरेक्टर आई नो कि आप लोग इस पर गौर करते हैं, सच्ची बात है, मैं तो फिल्म देख लेती हूँ, ठीक है। डायरेक्टर बहुत मेहनत करते होंगे और कभी कभार थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं इस तरह आपको नाम नहीं दे सकती। चले तो एक ट्रिकी क्वेश्चन, अगर राज कपूर और अमिताभ में से किसी एक की फिल्म देखने का ऑप्शन हो आपके पास सिर्फ, तो किसकी फिल्म मुंतखब करेंगी? दोनों देखिए देख चुकी हूँ, सारी फिल्में देख चुकी हूँ कई बार, ठीक है। तो ये है कि डेफिनेटली राज कपूर की सारी देख चुकी हूँ, और उसके लिए मुझे एक मखसूस टाइम चाहिए होता है उसको देखने के लिए, ठीक है। मखसूस मिजाज में जब आती हूँ तो आई वुड प्रेफर कि उसको देखूं या उसका कोई गाना सुनूं फिल्म का। अमिताभ की फिल्म तो आई एम रेडी ऑल द टाइम, भाई आइए तो फौरन देख लो। और सियासतदानों में किसने मुतासिर किया? ओनली जुल्फकार अली भुट्टो। आपके ख्याल में भुट्टो साहब की लेगेसी को उनकी पार्टी, उनकी बेटी, उनका नवासा लेके चल सकता है उस तरह? बिल्कुल लेके चल सकता है, बिल्कुल। बेटी में भी वो सलाहियत मौजूद थी, बल्कि मैंने देखा कि कई मराहिल पर बेनज़ीर साहिबा को अगर देखा जाए तो उसमें जज्बातियत का अंसर कम होने की वजह से उनके जो कई फैसले बड़े रिमार्केबल हैं। इतना प्रेशर हमारे माशरे में जो औरत पर होता है, देखिए वो 2 महाजों पर लड़ी, एक बहैसियत सियासतदान लड़ी, दूसरी बहैसियत औरत लड़ी। एक सोसाइटी ऐसी आपकी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, उसमें उसको बहैसियत औरत अपने आप को स्टैब्लिश करना कितना, मैं कहती हूँ किन किन लोगों के साथ जो है वो उसका यूँ समझिए कि इख्तलाफ ना हो, कहाँ कभी जो है आपके एक्सट्रीमिस्ट आ रहे हैं, बैरून मुल्क से इमदाद ली जा रही है, औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे आ रहे हैं, तो कई महाजों पर उसकी जंग थी। अब मैं तो ये कहती हूँ सियासतदानों को अगर हम काम करने देते हैं, हमसे मेरी मुराद ये है कि जो हमारे सिस्टम है, जाहिर सी बात है, जो फैसला साज है। आज पाकिस्तान की हालत बहुत जो है ना वो बेहतर होती है, बेहतर हालत होती। एक फिक्शन निगार से ये सवाल पूछना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या करें। कौन सा फिक्शन निगार आपको पसंद है, चाहे से गैर मुल्की अदब से आप नाम लें? बहुत सारे। मैं तो कहती हूँ बाज़ औक़ात ये कहती हूँ कि इतना सारा पढ़ने के बाद मैं लिखते हुए जो है ना मैं खौफज़दा होती हूँ अब। कैन यू बिलीव मी इकबाल, अब आके मुझे डर लगने लगा है लिखते हुए, क्योंकि आप इतना पढ़ चुकी हैं। रिसेंटली जो मैंने आखिरी नॉवेल आपको बताऊं, वो बरतानवी राइटर है काज़ू इशिगुरो, नेवर लेट मी गो, और मेरी हालत इतनी मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि आई गो क्रेजी। किसी नॉवेल में क्या इतनी ताकत भी हो सकती है? ये आज के दिनों में ये नॉवेल लिखे जा रहे, इतने भरपूर, इतने शानदार, ऐसे अजीम नॉवेल जो आपको एक अलहदा दुनिया में ले जाते हैं। आप लिटरली, मैं तो इन किरदारों के साथ बसर करने लग जाती हूँ, वो किरदार मैं खुद बन जाती हूँ, क्योंकि यही लिटरेचर की ताकत है। अगर वो आपको शेक नहीं करता, आपको मूव नहीं करता, तो वो काहे का लिटरेचर है? फिर तो हर सब कुछ लिखे। तो मैं बहुत सारे मैंने 8-10 साल पहले नॉवेल मिलान कुनेरा का नॉवेल पढ़ा था, लाइफ इज एल्सवियर। उसने भी मुझे बेपनाह मुतासिर किया था, बेहद मुतासिर किया था। मार्क्वेस को आप देख लें, गैब्रिएल गार्सिया मार्क्वेस को कहीं से उठा के आप देख लें, इतना मुतासिर कुन। अभी मैंने 2 साल पहले शायद या 3 साल पहले मैंने पाब्लो कोएल्हो का अल्केमिस्ट, बड़ा पुराना लिखा हुआ लेकिन वो पढ़ा। तो ये बड़े अजीम का जिक्र मैं जरूर कर दूं। मैंने रिसेंटली तबसरा भी लिखा है, कई चांद थे सरे आसमां। जी शमसुर रहमान फारूकी साहब का नॉवेल, क्या फारूकी साहब लिख रहे हैं, एक के बाद एक नॉवेल उनका आ रहा है। एक नॉवेल पर तो मैंने तबसरा भी लिखा उनका, मर गया अंबोह,
तुम मर गए हम, वो जैसे नॉवेल, बल्कि मैंने उनसे कहा कि भाई ये नॉवेल है जिसको हम कहते हैं ना कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल तैयार कर ली है, तो ये नॉवेल स्पीक्स अबाउट दैट ग्लोबल विलेज, इसको आप अंग्रेजी में तर्जुमा कर दें तो दुनिया की समझ में भी आएगा। मैं कह रही थी ना हमारे अदब में फर्क है, नहीं, मैं इस तरह से जी रॉकी साहब का फिक्शन तो बहुत मजबूत है और मैं उनसे खुद भी बहुत मुतासिर हूँ, और मुझे लगता है कि जो हमारा डिजिटल अहद है, बदलता हुआ जमाना है, उनका फिक्शन उससे जुड़ा हुआ है। तो मुझे ये बताइए, हम आहंगे बिल्कुल उसके साथ। हम आहंग है। तो आप भी कोई नॉवेल लिखने का इरादा रखती हैं या अभी कहानियां ही हम? डरती हूँ, प्लॉट इकबाल है जहन में, डरती बहुत हूँ। जाहिर सी बात है, ये आपका मुताले और आपका इल्म आपको कह रहा है, वरना यहाँ तो खैर ये सिलसिला है ही नहीं। लोग कहते हैं कि बस मैं तो तैयार हूँ, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा नॉवेल लिखूंगा। बस अपने इख्तिताम की जानिब आऊंगा। ये फरमाइए कि पाकिस्तान में आपसे कब मुलाकात हो सकेगी, आपकी मसरूफियत कब आपको इजाजत देंगी यहाँ आने की? एक बार मेरी बुकिंग थी 24 अप्रैल की, जो गुजर गया। मैं पाकिस्तान आकर सेटल होना था कि आपसे राब्ता ना होता तो, लेकिन अब फिर ये कोविड-19 की वजह से आपको पता है फ्लाइट्स के मसले इश्यूज हो गए हैं। लेकिन मेरा इरादा ये है कि जैसे सूरत हाल पाकिस्तान में कहीं भी पढ़ाऊंगी और आप लोगों से राब्ता रहेगा। पाकिस्तान मेरा मुल्क है। जी जी, नहीं, हम आपके मुंतज़िर हैं और आपके उनसे भी इस्तिफादा करेंगे। और जाहिर सी बात है, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया बदल चुकी है, तो पाकिस्तान में तो अक्सर ये सोचती है कि ये सिर्फ एक साजिश है। तो आप कनाडा में मौजूद हैं, टोरंटो में, तो क्या ये हकीकत है या साजिश है? सारी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है, सारी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि ये हकीकत है। अच्छा, एक खातून ने तो मुझे हैरान कर दिया, ये कहकर कहने लगी आपके किसी रिश्तेदार को हुआ है? मैंने कहा नहीं, सोफा इज ओके। कह लेंगी तो फिर भी साजिश है। तो मतलब लोगों का अगर ये क्राइटेरिया बना दिया जाए कि अगर मेरे रिश्तेदार को या आपके रिश्तेदार को नहीं हुआ तो साजिश है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। मेरी अपनी राय ये है। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वबा है, बिल्कुल है, आलमी वबा है, पूरे आलम को गिरफ्तार किया हुआ है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो इस वक्त इटली में है, तो वो मुझे ये कहती थी कि वो अपनी खिड़की खोल कर भी ना नीचे नहीं देख सकती, इतनी बुरी हालत थी। बिल्कुल, इटली में, जब आप देखें कि बहुत सारे कॉफिन्स, इटली में बहुत बुरे हालात है, बर्तानिया में बहुत बुरे हालात है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। यूं तो गुफ्तगू हो तो खत्म ना हो, लेकिन फिलहाल जो बात में हम चाह रहे थे कि आपका वक्त ने, उसका बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, पाकिस्तान में आपसे मुलाकात होगी, हम आपसे बात करते रहेंगे, आपके लाइव सेशन से भी इस्तेफादा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू इकबाल, थैंक यू वेरी मच।